नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग कुछ पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे जो मतलब हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैक्सिमम लोगों को तो ये तक पता नहीं होता है कि मतलब यूजीसी नेट जो पेपर अभी करा रहा है वो एक्चुअली किस मतलब उसमें एडमिशन भी हो सकता है या फिर नेट के लिए क्राइटेरिया है या जेआरएफ क्या है, बहुत लोगों को ये नहीं पता है। तो हम बेसिकली आज हम लोग देखेंगे नेट के बारे में, जेआरएफ क्या है और यूजीसी एडमिशन टू पीएचडी स्कोर ये क्या है। फिर वेरियस फेलोशिप स्कीम्स के बारे में हम लोग देखेंगे, जो जैसे लिस्ट आता है एनएफएससी, एनएफओबीसी, एनएफएसटी और एमएएनएफ का, तो उसको तो शायद अब हटा दिया गया है एमएएनएफ को। और आईसीएसएसआर फेलोशिप के रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली इन पॉइंट्स पे आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले यूजीसी नेट 2025 के रिगार्डिंग देखिए, आपका जो यूजीसी नेट का पेपर 2025 का होगा, अब ये जून सेशन में होगा, मतलब जून वाला सेशन जो होगा वो 2025 का वो यूजीसी नेट का पेपर होगा। तो बेसिकली इसमें 3 पॉइंट्स आएंगे, ये यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए और यूजीसी नेट के लिए और यूजीसी एडमिशन टू पीएचडी। पीएचडी में एडमिशन के लिए आपका ये स्कोर वैलिड होगा, मतलब जो भी आपका स्कोर आएगा नेट 2025 के थ्रू, यूजीसी नेट 2025 के थ्रू आपका पीएचडी एडमिशन में भी एप्लीकेबल होगा। टॉप 1% जो बच्चे होंगे अपने सब्जेक्ट के वो जेआरएफ का लाएंगे। जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये फेलोशिप यूजीसी के थ्रू उन बच्चों को दिया जाता है जो टॉप 1% होते हैं और अपने सब्जेक्ट में टॉप 1% होते हैं। कभी कभी ये शायद 0.5% भी लेते हैं, तो कभी कभी 1% भी लेते हैं। तो जो जेआरएफ होते हैं वो मतलब 1% ही होंगे और इनको जो फेलोशिप मिलेगा वो लगभग 37,000, अभी जो रिवाइज्ड हो गया है वो 37,000 पर मंथ मिलेंगे इनको 5 साल तक, या जब भी अपना ये पीएचडी थीसिस को जमा कर देंगे उस वक्त तक इनको जेआरएफ फेलोशिप मिलता रहेगा। फिर यूजीसी नेट आता है और ये एडमिशन टू पीएचडी के लिए भी वैलिड होगा और ये कहीं आप असिस्टेंट प्रोफेसर में ज्वाइन करने के लिए भी ये आपका एलिजिबिलिटी होता है, मतलब आपके पास नेट या जेआरएफ होगा तभी आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और जो जेआरएफ होता है, मतलब वो जो जेआरएफ होते हैं वो नेट भी क्वालिफाई होता है और उनका जेआरएफ भी होता है। और नेट आपका जो स्कोर होगा वो पीएचडी एडमिशन के लिए और प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप इसको अप्लाई करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और जो अभी तीसरा स्कोर इन्होंने दिया है वो एडमिशन टू पीएचडी के रिगार्डिंग है। तो एडमिशन टू पीएचडी के रिगार्डिंग इसमें जो है वो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आपका जो भी वैलिड स्कोर होगा या फिर अपने सब्जेक्ट का जो स्कोर होगा वो उसको यूज़ किया जाएगा पीएचडी एडमिशन के लिए। पीएचडी एडमिशन में उस स्कोर को एक बेस मान करके, जिसमें 70% प्लस 30% का वेटेज दिया जाएगा। ये 30% आपका रहेगा इंटरव्यू वाला स्कोर और ये जो 70% है नेट स्कोर या पीएचडी एडमिशन स्कोर रहेगा। वो जो थर्ड कैटेगरी 1 ये जेआरएफ होता है, 2 नेट हो जाएगा और कैटेगरी 3 में यूजीसी एडमिशन पीएचडी स्कोर आता है। तो आप समझ गए होंगे इसका जो 3 क्राइटेरिया इस बार दे रहा है या 3 कैटेगरी में जो रिजल्ट दे रहा है वो एक्चुअली है क्या। अब हम लोग आते हैं इसके वेरियस क्या फेलोशिप का, जो मतलब नेट या जेआरएफ के अलावे भी, और हाँ जो नेट कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में नॉन नेट फेलोशिप भी मिलता है, स्पेशली ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नॉन नेट फेलोशिप जो 8 के पर मंथ होता है। हाँ, नॉन नेट फेलोशिप यानी जिनके पास नेट नहीं है या नेट भी है तो वो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल होते हैं यूनिवर्सिटी, स्पेशली सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में इन लोग को दिया जाता है जो बच्चे वहाँ से पीएचडी कर रहे हैं। फिर एक दूसरा जो फेलोशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ शायद सोशल वेलफेयर से इन लोग का आता है और किन्हीं का अपना अपना ये होता है डिपार्टमेंट। तो एनएफओबीसी है, ऐसे में ऐसे लिस्ट 3 तरह के लिस्ट निकलते हैं, एक एनएफओबीसी, एनएफएसटी, एनएफएससी एंड एनएफएसटी। एमएएनएफ जो था मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप, इसको स्क्रैप कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, तो ये अब नहीं है। जो एनएफओबीसी होता है वो एनएफओबीसी, एनएफएससी, एनएफएसटी, ये जिनका मान लीजिए आप अभी जेआरएफ जो है उनका 5 या 7 नंबर से कम या 6 मार्क्स से नहीं हुआ, तो ऐसे लोगों का हो सकता है कि एनएफओबीसी में, एनएफएससी में, एनएफएसटी लिस्ट में नाम आ जाए, तो इनको जो फेलोशिप होगा 37 के प्लस एचआरए इक्विवेलेंट हो जाएगा, मतलब वो जेआरएफ के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यानी ये तीनों लिस्ट में एनएफओबीसी, एससी, एनएफएसटी में जो आएंगे वो जेआरएफ के बराबर ही उन्हें पैसा मिलेगा। अपने इनके जो भी अथॉरिटी होंगे या फिर उनके द्वारा, जैसे एनएफएससी का शायद डीएएफ के थ्रू होता है, डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन के थ्रू एनएफएससी स्कॉलरशिप मिलता है, वैसे ही अलग अलग शब्द के फाउंडेशन होंगे या ऑर्गेनाइजेशन होंगे जिनसे ये फेलोशिप मिलता है। इसमें जो प्रायोरिटी इन लिस्ट में वैसे बच्चों को प्रायोरिटी दिया जाता है जो ऑलरेडी कहीं पीएचडी में इनरोल है। हाँ, तो इन लोग का थोड़ा सा कट ऑफ मान के चलिए, जेआरएफ का कट ऑफ अगर 100 गया सपोज़, तो जो ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल है, तो ये जो लिस्ट आएगा, ये सब लिस्ट आएगा, ये लिस्ट में इनका कट ऑफ 60 पे भी हो सकता है। हाँ, 60 पे भी
जो पीएचडी में इनरोल हैं और ये फॉर्म नेट का फॉर्म भरने वक्त वो मेंशन कर दिए होंगे कि हाँ मेरा पीएचडी अभी परस्यू कर रहे हैं इस पेपर को, या उनका टाइटल दिया हुआ रहता है उसमें, तो वो चांस है कि वहाँ पे कम मार्क्स पे भी उनका सिलेक्शन हो जाए इस लिस्ट में। और ऐसे बच्चे जिनका कहीं पीएचडी में वो इनरोल नहीं होते हैं तो उनका थोड़ा सा हाई यानी 70-80 प्लस भी जा सकता है। तो ये लीड होगा जो उन बच्चों के लिए जो पीएचडी में ऑलरेडी इनरोल हैं। ये तीनों लिस्ट के लिए सेम क्राइटेरिया है, एनएफएससी, एनएफएसटी एंड एनएफओबीसी। तो ये सब लिस्ट को आप ज़रूर ध्यान से भरिए। अगर रिजर्व्ड कैटेगरी में है तो एनएफओबीसी, एनएफएससी एंड एनएफएसटी लिस्ट को वहाँ पे ज़रूर टिक आउट कीजिए। इन केस अगर आपका कुछ मार्क्स से छूट जाता है, जैसे कहीं कोई बच्चा नेट उनका अच्छे से क्वालिफाई हो रहा है, जेआरएफ से 2-4 मार्क्स कम है, तो श्योरली उनका आएगा ही, मतलब आता ही है ज़्यादातर का। फिर ऐसे ही एक और फेलोशिप की हम लोग बात करते हैं, वो आईसीएसआर फेलोशिप के रिगार्डिंग है। ये इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ये फेलोशिप जो होता है वो 20 से 22 हज़ार के बीच में शायद मिलता है। इसका जो फेलोशिप अमाउंट होता है वो इतना होता है। और ये वैसे बच्चे ही यहाँ अप्लाई कर सकते हैं जो ऑलरेडी पीएचडी में इनरोल है, और इनका जो आईसीएसआर है उनका प्रायोरिटी सेक्टर होता है। अगर आपका जो पीएचडी का टॉपिक है वो ये प्रायोरिटी सेक्टर में आ जाएगा तो चांस है, मतलब 100% या 99% चांस है कि आपका वो आईसीएसआर फेलोशिप में नाम आएगा ही। तो देखिए, हम लोग आईसीएसआर का जो फेलोशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आता है। तो इसमें हम कुछ इसकी गाइडलाइंस को देखते हैं। सबसे पहले इसका जो प्रायोरिटी एरिया है, मान के चलिए इकोनॉमिक्स से डेवलपमेंट स्टडीज़ में है, तो आप ये सब देख रहे हैं। इसका प्रायोरिटी सेक्टर मतलब किस सेक्टर को ये प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो जैसे इनोवेशन इन एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड रीजनल डेवलपमेंट, ग्रीन इकोनॉमिक ट्रांजिशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आपका अगर जो रिसर्च एरिया है ये सबसे मिलता जुलता है तो चांस है कि आपका मतलब हो ये आईसीएसआर फेलोशिप में आप इनरोल हो सकते हैं, आपका एक्सेप्ट हो सकता है वहाँ पे। वैसे ही यहाँ पे देख सकते हैं अपने सब्जेक्ट्स का, ये वेरियस सब्जेक्ट है। सोशियो पॉलिटिकल स्टडीज़ में इंडियन फिलोसफिकल सिस्टम, कंपैरेटिव एथिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड एथिक्स के रिगार्डिंग दिया हुआ है। तो वैसे ही जैसे देखिए पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में ई गवर्नेंस, G20 डिक्लेरेशन, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड लेजिस्लेशन, कंटेम्परेरी इलेक्टोरल सिस्टम, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड टेक्नोलॉजी, आईपीटी, इंडिजिनस पॉलिटी, रूरल एंड अर्बन गवर्नेंस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये सब आईसीएसआर का प्रायोरिटीज एरिया है। अगर आपका रिसर्च इन सब से मिलता जुलता है तो हो सकता है कि आपको मतलब अप्रूवल मिल जाए फेलोशिप का। ये फुल टर्म डॉक्टोरल फेलोशिप के लिए आपको कहीं भी पीएचडी में एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन में ये एक फुल टाइम बोनाफाइड पीएचडी स्टूडेंट के रूप में आपका वहाँ होना चाहिए एडमिशन। देख रहे हैं, फिर यही सब दिया है यहाँ पे। आप एलिजिबिलिटीज का मतलब ये जनरली ये कह रहा है कि आपका कहीं भी एडमिशन रहना चाहिए पीएचडी में, आप कहीं से कर रहे हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। और इसका जो बेसिस यहाँ पे देख रहे हैं, द क्राइटेरिया ऑफ नेट फॉर अप्लाइंग आईसीएसआर डॉक्टोरल फेलोशिप स्कीम्स विल बी एज अंडर 95% ऑफ टोटल फेलोशिप शैल बी अवॉर्डेड टू नेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट्स। 5% तो ऐसे बच्चों को अवॉर्ड किया जाएगा जिनका प्रपोजल बहुत अच्छा होगा आफ्टर आईसीएसआर इवैल्यूएशन पैनल, एक्सपर्ट पैनल के बाद। मतलब वैसे बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं जिनका नेट नहीं है। तो वैसे 5% बच्चे को ही ये लोग फेलोशिप देंगे। इसे अप्लाई करने के लिए मतलब इसके वेबसाइट पे जाना होगा, आईसीएसआर के वेबसाइट पे, और इसका जो फॉर्म आता है वो जून में आएगा, शायद जून या अगस्त, जून जुलाई अगस्त ऐसे ही। अभी इसका हाल फिलहाल 3 दिसंबर को इसका वो लिस्ट निकला है, फेलोशिप का अप्रूवल लिस्ट। रिजर्वेशन पॉलिसी का भी मतलब रिजर्वेशन रोस्टर को भी फॉलो किया जाएगा। जैसे मतलब और भी लेवल पे रिजर्वेशन लागू है, इसमें भी फेलोशिप में भी रिजर्वेशन लागू है, तो सारे कैटेगरी के इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो फेलोशिप है फाइनेंशियल असिस्टेंट्स के रूप में, वो अभी जो हो गया है जेआरएफ 27,000 पर मंथ फॉर 2 ईयर्स एंड एसआरएफ 42,000 पर मंथ फॉर रिमेनिंग पीरियड। मतलब वो 3 से 5 साल तक भी हो सकता है। फर्स्ट 2 ईयर होगा आपका इतना, और तीसरे से 5वें साल तक ये इतना हो जाएगा। कंटिजेंसी फॉर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस 10,000 पर एनम फॉर जेआरएफ एंड 20,500 पर एनम फॉर एसआरएफ। थोड़ा सा ये साइंस वालों में ज़्यादा मिलता है। तो जेआरएफ तो मतलब सही में ये थोड़ा सा अच्छा कहा जा सकता है, लेकिन अगर इनकेस आपका थोड़ा सा बच गया है तो या तो उस लिस्ट में आ जाएगा, नहीं तो फिर आईसीएसआर फेलोशिप को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फिर मिलते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया है होगा नेट, जेआरएफ, यूजीसी नेट और यूजीसी एडमिशन टू पीएचडी के रिगार्डिंग, और ये सब फेलोशिप के रिगार्डिंग भी आप समझ रहे होंगे कि क्या है। अब तो ये एमएएनएफ नहीं था, और फिर आईसीएसआर
HR फेलोशिप के रिगार्डिंग। चलिए फिर अच्छे से रहिए, ऑल द बेस्ट।